आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की बड़ी और सच्ची खबरें एक नए नज़रिए और सच्चाई के साथ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सऊदी अरब ने 2 महीने में दूसरी बार नाबालिग अपराधी को दी फांसी। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को किया बर्खास्त। वहीं जर्मनी ने गाजा से घायल बच्चों को इलाज के लिए एंट्री देने से किया इनकार। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने व्हाइट हाउस का करेंगे दौरा। खामनेई ने ट्रंप के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के दावों को किया खारिज, कहा यह सब प्रोपेगेंडा है। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। सऊदी अरब ने एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी है जो अपने इल्ज़ामात के वक्त नाबालिग था। अब्दुल्लाह अल दराजी को सोमवार के दिन सजाए मौत दे दी गई। वो पिछले 2 महीनों में दूसरा ऐसा नाबालिग था जिसे सऊदी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ाया है। अब्दुल्ला को साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था और 3 साल बाद यानी 2017 में सऊदी अरब की स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट में उस पर मुकदमा चला। वहीं अदालत जो आम तौर पर आतंकवाद से जुड़े केसों को देखती है, इल्ज़ाम था कि उसने 2011 और 12 में हुए उन एहतजाज यानी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था जो मुल्क में शिया अक़लियत यानी शिया माइनॉरिटी के साथ किए जा रहे बर्ताव के खिलाफ थे। उस वक्त दराजी की उम्र सिर्फ 17 साल थी और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने सिक्योरिटी अफसरों को निशाना बनाया है और मोलोटोव कॉकटेल पुलिस अफसरों पर फेंके हैं। 2018 में उसे कसूरवार ठहराया गया और मौत की सज़ा दे दी गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय इंसानी हुकूक के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में किए गए जुर्मों के लिए सज़ाए मौत देना सख्त मना यानी प्रोहिबिटेड है। सऊदी अरब खुद उस यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड का हिस्सा है जिसमें ऐसे कानून साफ तौर पर दर्ज हैं। यूके के हुकूक इंसाफ यानी ग्रुप अल-क़स्द की नदीम अब्दुल अजीज़ ने कहा, गिरफ्तारी से लेकर गैर इंसाफ़ी ट्रायल तक अब्दुल्लाह दराजी ने सऊदी हुकूमत के जुल्म का हर रंग देखा है और आखिर में उसकी ज़िंदगी छीन ली गई। ये इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म की एक इंतहा है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले इसी तरह जलाल लब्बात नामी नौजवान को भी ऐसे ही इल्ज़ामों पर फांसी दे दी गई थी। अल-क़स्द की रिपोर्ट के मुताबिक दराजी को गिरफ्तारी के बाद महीनों तक तन्हाई यानी सॉलिटरी कन्फर्मेंट में रखा गया। उसे जलाया गया, मारा पीटा गया, दांत तोड़ दिए गए और उसके घुटनों में इतनी चोट आई कि अस्पताल में उसको एडमिट कराना पड़ा। उसे मुकदमों के दौरान वकील भी नहीं दिया गया और उससे ज़बरदस्ती इकरारनामे यानी कन्फेशनल पर दस्तखत करवाए गए। दराजी ने अदालत में कहा, मुझे मारा गया है, जलाया गया है और अंधेरे में रखा गया है कि मैं बेकसूर हूँ और जो कागज़ पर दस्तखत कर रहा हूँ वो रिहाई के लिए है। मुझे क्या पता था कि वो मेरे खिलाफ सबूत बन जाएंगे। दराजी के घर वालों को आखिरी बार उससे मिलने की इजाज़त तक नहीं दी गई और उसकी मौत की खबर मीडिया से उनको मिली। साल 2020 में सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि नाबालिगों को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, मगर हकीकत यह है कि उसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। अल-क़स्द ने कहा है कि इस वक्त कम से कम 5 और नाबालिग कैदी मौत की सज़ा के इंतज़ार में हैं। साल 2025 में अब तक सऊदी अरब में 302 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 30% ज़्यादा है। पिछले साल कुल 345 फांसियाँ दे दी गई, जो सऊदी इतिहास की सबसे बड़ी तादाद है। ज़्यादातर फांसियाँ या तो ड्रग्स के मामलात में दी गई या दहशत गर्दी के इल्ज़ामों में, जो अक्सर बहुत धुंधले और वसी मानी रखते हैं। नदीम अब्दुल अजीज़ ने आखिरी में कहा, अब्दुल्लाह दराजी की फांसी ने सऊदी हुकूमत के तथाकथित सुधारों की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। ये इंसानी हुकूक और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली तौहीन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तज़ाची हानेगबी को पद से हटा दिया है। मकामी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हाल के कतर पर हमले और गजा सिटी पर कब्जे की योजना को लेकर गहरी असहमति थी। हानेगबी ने अपने पद से हटाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा है
कि उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि एक नया व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने साथ ही 7 अक्टूबर के हमास हमले से जुड़ी इजराइल की असफलताओं पर व्यापक जांच की मांग की है और कहा है कि वो भी इस जिम्मेदारी में हिस्सेदार है। नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि गिल राइक, जो नेशनल सिक्योरिटी राइट्स काउंसिल के डिप्टी हेड हैं, अब कार्यवाही प्रमुख एक्टिंग हेड के तौर पर काम संभालेंगे। इजरायली मीडिया, जिनमें चैनल 12 भी शामिल है, ने रिपोर्ट किया है कि हानेगबी की नेतन्याहू से कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडरशिप पर हमले और गजा सिटी में सैन्य अभियान शुरू करने को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। हानेगबी ने कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू के गजा सिटी पर नियंत्रण के प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे इजरायली बंधकों की जिंदगी को और ज़्यादा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा था, मैं चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर की राय से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। गजा सिटी पर कब्जा बंधकों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। 9 सितंबर को दोहा में इजराइल के हमले में हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अफसर मारा गया था। इस हमले की दुनिया भर में पूरी तरीके से मजम्मत हुई थी। 10 अक्टूबर को गजा में सीज फायर समझौता हुआ। ये सीज फायर समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 फेज वाली योजना पर आधारित है। पहले चरण में इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। आगामी चरणों में गजा के पुनः निर्माण और हमास रहित कई प्रशासनिक व्यवस्था की बात भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के जेनोसाइड में युद्ध में 68,200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,70,300 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। ये आंकड़े गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से हैं। साथ ही फिलिस्तीनियों ने बताया कि जैतून की फसल शुरू होने के बाद से अब तक गैर कानूनी यानी जो इलीगल सेटलर्स हैं, उन लोगों ने 150 से ज़्यादा हमले किए हैं। जर्मन हुकूमत ने हनोवर शहर की उस पेशकश को ठुकरा दिया है जिसमें गजा पट्टी से 20 घायल और मानसिक रूप से आहत यानी ट्रूमेटाइज्ड बच्चों को इलाज के लिए जर्मनी लाने की बात कही गई थी। हनोवर के मेयर बैलेट ओयाह, जो एक तुर्की प्रवासी परिवार से हैं, उन्होंने कहा है कि हमें आंतरिक मंत्रालय यानी फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री के उस जवाब पर गहरा अफसोस है। ये फैसला निराशाजनक है और बेहद अफसोसनाक है। हनोवर के रीजनल प्रेसिडेंट स्टेफन क्राक ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि गजा में 16,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें विदेश से इलाज की ज़रूरत है। अगर हम उन बच्चों की भी मदद नहीं कर सकते जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एक क्रूरटी है। जर्मन प्रेस एजेंसी डीपीए द्वारा देखे गए मंत्रालय के खत में कहा गया है कि हालांकि हालात में कुछ सुधार ज़रूर आया है, लेकिन गजा पट्टी की सूरत हाल अब भी बेहद पेचीदा और अनिश्चित है। जिसमें लिखा है कि इजराइल और मिस्र की हुकूमतें जो इन बच्चों को बाहर भेजने के लिए परमिट जारी करती हैं, उनकी स्थिति भी अस्थिर है। पत्र के मुताबिक गजा के बच्चों को जर्मनी लाकर इलाज करवाना काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें बच्चों और उनके परिजनों की पहचान, सुरक्षा मूल्यांकन, इलाज का खर्च और बाद में उनके वापस लौटने की संभावना जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। मंत्रालय ने लिखा है, हमारा मानना है कि इन जख्मी और बीमार लोगों का इलाज स्थानीय स्तर पर मदद पहुंचाकर करना ज़्यादा कारगर होगा। इसके साथ ही जर्मन हुकूमत ने दावा किया है कि वे भी गजा के नागरिकों, खासकर बच्चों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह काम दूसरे तरीके से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। हनोवर के अलावा ब्रेमेन, डेसलफोर्ड, लाइप्जिग, ब्रॉन, फ्रैंकफर्ट और कील जैसे शहर भी इस मुहिम में शामिल हैं। लोअर सैक्सेनी राज्य की प्रोटेस्ट राजचर्च ने भी इस पहल का समर्थन किया है। गौरतलब है, गजा के अल शिफा हॉस्पिटल के निदेशक ने हाल ही में बताया था कि वहां करीब 2,000 लोग जिनके अंग काटे जा चुके हैं यानी एम्प्यूटीज, और 5,000 कैंसर मरीज ऐसे हैं जिन्हें विदेश में इलाज की सख्त ज़रूरत है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात
18 नवंबर को तय की गई है। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब रियाद वाशिंगटन के साथ एक मजबूत डिफेंस एग्रीमेंट की तलाश में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, न्यूक्लियर कोऑपरेशन और ट्रेड से जुड़ी कई अहम डील्स पर दस्तखत कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने अब तक इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक बैठक में दोनों देशों के बीच फौजी और इंटेलिजेंस सहयोग पर भी गहन चर्चा होगी। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि सऊदी अधिकारियों ने उन्हें हाल ही में बताया है कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने यानी नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार हैं, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा, मैं चाहता हूं कि सऊदी अरब इस समझौते में शामिल हो और जब वो शामिल होगा तो बाकी मुल्क भी इसके साथ में आएंगे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब गजा में जारी जंग को रोकने के लिए ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली सीज फायर प्लान लागू हो चुकी है, जिससे उन्हें एक नया डिप्लोमेटिक मौका मिला है। पिछले 2 सालों में इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय साख पूरी तरीके से गिर चुकी है। कई देशों ने या तो अपने रिश्ते कम कर दिए हैं या तोड़ दिए हैं, क्योंकि जंग के दौरान जंग जुर्म यानी वॉर क्राइम्स के सबूत लगातार सामने आते रहे हैं। इसी बीच यूरोप के कई बड़े देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक खुद मुख्तियार मुल्क यानी सोवरेन स्टेट के रूप में मान्यता दे दी है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि जून में अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान की परमाणु या न्यूक्लियर सुविधाएं पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई हैं। खामेनेई ने तेहरान में ईरानी खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति शेख ही बखारता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, तो बस उसी भ्रम में वो जीता रहे। ट्रंप ने कई मौक़ों पर दावा किया था कि जून में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ईरान के परमाणु ढांचे के अहम हिस्से बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं। 22 जून को इजराइल के समर्थन में चल रहे 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कौम के करीब फोर्डो अंडरग्राउंड इनरिचमेंट फैसिलिटी, इस्फहान और नतांज में स्थित न्यूक्लियर साइट्स को बिल निशाना बनाया था। हालांकि अब तक इन हमलों से हुए नुकसान की पूरी तरीके से जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले हफ्ते इजरायली संसद केनेस्ट में ट्रंप ने कहा था, हमने उनके मुख्य न्यूक्लियर ठिकानों पर 14 बम गिराए हैं, वे बुरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में भी दोहराया है कि जब हमने उनकी न्यूक्लियर क्षमताएं तबाह कर दी तभी उन्होंने मिडल ईस्ट में लापरवाह रवैया छोड़ दिया। लेकिन खामेनेई ने इस बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा, अमेरिका को क्या हक है कि वो तय करे कौन सा देश न्यूक्लियर एनर्जी रख सकता है और कौन नहीं। ईरान की न्यूक्लियर इंडस्ट्री उसका अपना अधिकार है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही टूटे हुए हैं, जब ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया गया था। तब से दोनों देशों के बीच तनाव और दुश्मनी लगातार बनी हुई है। इस साल अप्रैल में ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन ये वार्ताएं 13 जून को इजराइल के अचानक ईरान पर हमले के बाद रुक गई। 12 दिन चले इस संघर्ष में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई ईरानी वैज्ञानिक भी मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले करके इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि तनाव और ज़्यादा बढ़ गया और इसके बावजूद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने सोमवार को कहा, मुलाकात के दरवाजे पूरी तरीके से अभी बंद नहीं हुए हैं। ईरान बार बार ये दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह सिविल यानी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, जबकि इजराइल और पश्चिमी देश उस पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं।